डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग जो क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है स्टार्ट है। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि रेसिस्टेंस जो है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। सो क्या क्या फैक्टर था? लेंथ था, और क्रॉस सेक्शन एरिया था, नेचर ऑफ द मटेरियल था एंड टेम्परेचर था, राइट। सो देयर आर द 4 फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ एनी वायर डिपेंड। लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है? तो रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, मतलब लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर सपोज मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि सपोज एक वायर है जो सपोज 1 मीटर का है, अगर इसका 10 ओम रेसिस्टेंस होगा, अगर हम क्या करें एक और 1 ओम का ला के इसमें कनेक्ट कर देंगे, 1 ओम का नहीं 1 मीटर का वायर अगर कनेक्ट कर देंगे तो इसका भी 10 ओम हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा रेसिस्टेंस इसका, राइट। तो इसका मतलब लेंथ बढ़ेगा तो इसका क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। ना उसका है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। वो कैसे? तो इन्वर्सली है, मतलब रेसिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल 1/a, मतलब एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। ठीक है, ये कैसे समझते हैं इसको? सपोज ये है एक वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? a, और दूसरा वायर लेते हैं सच दैट इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? इससे दूना है 2a। तो इससे क्या होगा? मान लो कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको मूव करने के लिए जो वायर का जो जगह चाहिए था, तो वायर में जो जगह चाहिए, सपोज ये ए है, अगर सपोज ए का बोल दिया जाए कि 10 मीटर स्क्वायर है, कितना है? 10 मीटर स्क्वायर, और 2a का मतलब कि 20 मीटर स्क्वायर। तो अब क्या होगा? इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करने की जो स्पेस है वो 10 मीटर स्क्वायर के एरिया में मूव कर सकता है। लेकिन सपोज़ वही इलेक्ट्रॉन को अगर मूव करने के लिए इसमें स्पेस देखा जाए सेकेंड वाले में, तो इसमें 20 मीटर स्क्वायर है, तो इसमें क्या होगा? ये इजीली मूवमेंट कर सकता है ना, सेकेंड वाला वायर में स्पेस ज़्यादा है तो इजीली मूव करेगा। तो इजीली मूव करेगा इसका मतलब क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन का जो जो मतलब रेसिस्ट नहीं करेगा, को रेसिस्ट नहीं करेगा, मतलब क्या है? उसको ज़्यादा अपोज नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा अपोज अगर सेकेंड में नहीं मिलेगा मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करेगा, मतलब रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कमेगा। ओके, ना थर्ड था नेचर ऑफ द मटेरियल पे। नेचर ऑफ द मटेरियल मतलब जैसा मटेरियल होगा, जैसे अगर सपोज वुड होगा, इंसुलेटर होगा, तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? नहीं होता है। अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगा, तो वो नेचर ऑफ द मटेरियल हो गया कंडक्टर का। और टेम्परेचर पे भी है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो इसका चीज़ जो मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, सो यू कैन गो ओवर देयर नाउ। अब इसको हम लोग सबको सम अप करते हैं, मतलब रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/area। तो अगर दोनों को कंबाइन करोगे ना तो ये हो जाएगा रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, राइट। और आपने पढ़ा होगा पहले भी कि अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो R इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट रोहो है L/A, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना है। रेसिस्टेंस इक्वल टू रोहो L/A, और ये जो कांस्टेंट रोहो है उसको बोलते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, राइट। रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल बोलते हैं। और इसका हमने ऐसा यूनिट निकाला था। तो सपोज रेसिस्टेंस का है रोहो L/A फार्मूला, इसको निकालना हो तो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस R इंटू A/L हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A को इधर चला जाएगा और L जो है वो नीचे आ जाएगा, तो इस तरह से आएगा। अब इसका मेरे पास सिंपल फार्मूला आ गया, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू RA/L। अब फार्मूला पुट कीजिए, फार्मूला मतलब क्या है कि इसका कोरस्पॉन्डिंग यूनिट पुट कीजिए। तो रेसिस्टेंस का क्या होता है? ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ का मीटर। सो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर, राइट। तो दैट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा? ओम मीटर। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, ओम मीटर हो जाएगा। नाउ अब क्या है हमारे पास? मेटल्स एंड एलॉयज हैव वेरी लो रेसिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁻8 ओम मीटर टू 10⁻6 ओम मीटर। मतलब क्या है कि मेटल एलॉयज का जो रेसिस्टिविटी होता है, जैसे मेटल का रेसिस्टिविटी, मेटल का रेसिस्टिविटी ऐसे समझ सकते हो कि 2 × 10⁻8 ओम मीटर, इस तरह के रेंज का मतलब क्या? वैल्यू जो होगा उसका वो 10⁻8 के फॉर्म में होगा। और यहाँ पे 2 इंटू या 3 इंटू या 4 इंटू, ये जो है एक डाटा जो है NCERT के बुक में डिस्प्लेड है, वहाँ से आप देख सकते हो। नहीं तो मैं इसके एंड में, वीडियो के एंड में जो है उसको मैं शो कर दूँगा। नाउ उसी तरह से इंसुलेटर जैसे रबर हो गया, ग्लास हो गया, उसका जो रेसिस्टिविटी का जो ऑर्डर होगा ना वो 10⁻12 ओम मीटर। जितना देखो ये क्या है 10⁻12 मीटर से कितना 10⁻17 मीटर, मतलब देखो कितना ज़्यादा है। ये पॉजिटिव में पावर में 10 का, और यहाँ पे निगेटिव पावर था, इसलिए कितना कम था। तो जितना कम रेसिस्टिविटी रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा।
जितना ज़्यादा रेसिस्टिविटी होगा इसका मतलब वो इंसुलेटर होगा, बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। तो इसीलिए इंसुलेटर का रेंज जो है 10⁻12 और 10⁻17 नैनोमीटर के रेंज में होता है। उसके बाद है रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी वैरी विद टेम्परेचर। मैंने तो बताया था कि टेम्परेचर के साथ क्या करेगा, वैरी करेगा रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। नाउ अब हम लोग आते हैं यूजेस ऑफ एलओआई। एलओआई का यूजेस क्या होता है, हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि रेसिस्टिविटी ऑफ एलओआईज। एलओआई तो मतलब समझ रहे हो कि हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंट को मिक्स करके जो थर्ड चीज़ बनाते हैं उसी को बोलते हैं क्या, एलओआई। तो रेसिस्टिविटी ऑफ एलओआई, एलओआई का जो रेसिस्टिविटी होगा दैट इज जनरली हायर देन दैट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। मतलब कि कोई सपोज एलओआई बना, जैसे कि आप लोग ब्रास, ब्रोंज, ये सब क्या एलओआई सब है। ये क्या है, कॉपर टिन से बनता है, कॉपर जिंक से बनता है। जैसे ये हो गया ब्रोंज हो गया, कॉपर जिंक, ब्रास। तो जो जिस मटेरियल से बना, सपोज कॉपर प्लस जिंक है, तो इसका जो प्रॉपर्टी होगा और इसका जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगा, अब दोनों से मिक्स करके जो एलओआई बना, दोनों से मिक्स करके जो एलओआई बना, तब जो कंपाउंड एलओआई जो बनता है, इसका जो रेसिस्टिविटी होता है वो हायर होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जिससे बना है, ठीक है। मतलब कि कॉपर और टिन का जो रेसिस्टिविटी होगा वो लेस देन होगा किससे, इसके एलओआई से, इसके एलओआई से कम होगा। मतलब एलओआई हमेशा क्या होता है, उसका जो रेसिस्टिविटी आएगा वो अपने ओरिजिनल एलिमेंट से जिससे बना है उससे रेसिस्टिविटी ज़्यादा हो जाता है, राइट। तो ये चीज़ लिखा है कि एलओआई का रेसिस्टिविटी क्या होता है, हायर होता है दैन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से, बट दे डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न इजली एट हाई टेम्परेचर। लेकिन जो एलओआई जो होता है वो हायर टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं करता। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, राइट। डू नॉट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या, बर्न। ऑक्सीडेशन और रिएक्शन जो है आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो वहाँ पे ऑक्सीडाइज करने का मतलब, सपोज सी आप प्लस O2 रिएक्शन किया तो CO2 दिया, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन में ऑक्सीजन आके मिल गया तो रिएक्शन CO2 बना, तो ये हम बोल सकते हैं कार्बन जो ऑक्सीडाइज हो गया, राइट। कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, एलओआई ऑक्सीडाइज नहीं करता, मतलब हाइयर टेम्परेचर में भी एलओआई क्या करता है, बर्न नहीं करता, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता। फॉर दिस रीजन, इसी कारण से क्या होता है, दे आर कॉमनली यूज इन द इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, etc। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये ऑक्सीडाइज नहीं करता हायर टेम्परेचर पर भी, तो हम लोग इसका क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट में यूज़ करते हैं। अब ये हीटिंग इफेक्ट क्या है, हम लोग इसको आगे भी पढ़ेंगे। हीटिंग इफेक्ट का मतलब है जिसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे सपोज आयरन है, तो आयरन में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उसका जो नीचे का जो पैन होता है वो क्या करता है, हीट हो जाता है, फिर उसको हम लोग अपने वर्क में यूज़ करते हैं। फिर सपोज वाटर हीटर रॉड जो होता है, उसमें रॉड में देखो जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो रॉड पूरा हीट हो जाता है, और हीट होता है तो जब उस वाटर में डिप रहेगा तो क्या करेगा, वो वाटर को भी गर्म कर देता है, ठीक है। फिर टोस्टर हो गया। तो इस तरह के अलग अलग डिवाइसेस, जैसे बल्ब का जो फिलामेंट होता है वहाँ भी हीटिंग इफेक्ट यूज़ किया जाता है कि वो जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो क्या बल्ब जो है फिलामेंट बहुत हीट हो जाता है, फिर वो ग्लो करने लगता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि ये एलओआई के इसी यूज़ के कारण जो है, इसी प्रॉपर्टी कारण जो ऑक्सीडेशन नहीं करता, ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसी कारण क्या करते हैं हम लोग उसको हीटिंग इफेक्ट में यूज़ करते हैं, हीटिंग डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं आयरन में, टोस्टर में, इस तरह से, राइट। नाउ उसके बाद है बल्ब, फिलामेंट का। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टेन। अब क्या है, यहाँ पे बल्ब के बारे में दिया है, तो बल्ब के बारे में दिया है तो बल्ब के बारे में तो कुछ समझ लेते हैं हम लोग। तो सपोज हमारे पास क्या है, ये इस तरह से बल्ब आपने देखा होगा घरों पे जो रहता है, राइट। और यहाँ पे क्या है, फिलामेंट है। थोड़ा डायग्राम जो है, एक मिनट इसको हम फिर से बनाते हैं। सपोज ये है बल्ब और इसमें जो फिलामेंट है इस तरह से रहता है, तो आप लोग एडजस्ट करना डायग्राम से, इस तरह से फिलामेंट रहता है। ये क्या है, फिलामेंट। इसको बल्ब का जो ग्लोइंग पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्या, वायर। वायर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और ये जो फिलामेंट है ये क्या चीज़ से बना होता था, टंगस्टेन से। टंगस्टेन क्या है, एक एलॉय है, ठीक है, टंगस्टेन, ओके। तो टंगस्टेन क्या है, एक एलॉय है। तो इसमें क्या होता है, इसका हीट है, इसका क्या रेसिस्टिव है, हाँ, इसका जो रेसिस्टिविटी है वो क्या बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा हीट कर जाता है। तो ये टंगस्टेन जो इसके अंदर होता है, बल्ब के अंदर टंगस्टेन होता है, ये जो बल्ब है इसके अंदर जो टंगस्टेन है इसका रेसिस्टिविटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो जब इसको हीट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर जो पार्ट है बल्ब के अंदर, ये कितना है, लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस, लगभग जो है
25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस जो है ये इतना तक टेम्परेचर राइज कर जाता है। क्लियर? और ये ऑक्सीडाइज नहीं हो, रिएक्शन नहीं करे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बल्ब के अंदर जो है इनर्ट गैस फिल कर देते हैं। इनर्ट गैस में कौन कौन आता है, तो जनरली हम लोग आर्गन या फिर नाइट्रोजन, आर्गन और नाइट्रोजन जो है क्या करते हैं, इस बल्ब के अंदर फिल कर देते हैं, सो दैट इस क्या करता है, ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है। राइट? अगर इसके अंदर गलती से भी अगर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा भी एयर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तुरंत जो है एट द बर्निंग टाइम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा और बल्ब फ्यूज़ कर जाएगा। राइट? तो यहाँ पे बल्ब में अंदर आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टेन से बना होता है। टंगस्टेन एक क्या है, हाई रेसिस्टिव एलॉय है, एलॉय बहुत ज़्यादा है, मतलब हाई रेसिस्टेंस का एलॉय है, रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट इसमें होता है और ये क्या करता है, लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। राइट? विद इन द बल्ब ड्यूरिंग बर्निंग। और इसमें जो गैस फिल होता है वो आर्गन और नाइट्रोजन होता है। क्लियर? तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाई द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टेन। टंगस्टेन से क्यों बना होता है, तो आपको सिंपल से बताना है, बिकॉज इट हैज़ हाई रेसिस्टिविटी। इसका रेसिस्टिविटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। नाउ अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स आर मेनली मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम। मतलब जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है, तो हम लोग जो है किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कौन सा, तो कॉपर और एल्युमिनियम वायर यूज़ करते हैं। कॉपर और एल्युमिनियम वायर को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन करने के लिए। क्यों? क्योंकि कॉपर और एल्युमिनियम का जो रेसिस्टिविटी होता है वो कम होता है, इसे इलेक्ट्रिसिटी जो इजीली इसमें पास कर सकता है। क्लियर? नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला, हाउ मच करेंट विल इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब इज फिलामेंट इज 200। मतलब क्वेश्चन क्या है कि कितना करंट क्या होगा वो मतलब ट्रांसफ़र होगा। तो देखो, जब भी क्वेश्चन न्यूमेरिकली आएगा तो क्या करना है, जो जो वैल्यू दिया रहता है, डाटा दिया था उसको लिख लो। तो हाउ मच करेंट पूछा है, तो करंट पूछा है, मतलब आई इक्वल टू वट, देन है फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे पास दिया है कि इसका जो पोटेंशियल है वो कितना दिया है, तो करंट हो गया वट, पोटेंशियल हो गया 220 वोल्ट। देन इफ़ द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज फिलामेंट इज 1200 और रेसिस्टेंस दे दिया 1200 ओम। तो अब मुझे करंट पूछा गया है, V दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो कौन ऐसा फॉर्मूला होता है जो तीनों को रिलेट करता है। तो आपको पता है V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ जो है V इक्वल टू आई आर। अब पुट कीजिए क्योंकि निकालना है करंट, तो I इक्वल टू यहाँ से निकाल लो, I इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बाई आर, I इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा। अब V के जगह पे पुट करो, तो पोटेंशियल कितना है 220 अपॉन R, रेसिस्टेंस कितना है 1200। तो 0 से 0, 2 से 11 और 2 से 60, तो 11 बाई 60 एम्पियर, 11 बाई 60 एम्पियर आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो फर्दर, तो आई होप आप लोग से निकल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ किया गया है, सॉल्व किया गया है। क्लियर? दिया जाएगा 0.18 एम्पियर। आप लोग चेक कर लेना इसको फिर से खुद से। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉन फ्रॉम टू सिस्टम द वायर इज 100 ओम। तो ये भी सेम चीज़ है, आई होप ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए आप लोग से। नाउ अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो ये 100 ओम है। पहले वाले क्वेश्चन में 1200 रेजिस्टेंस दिया हुआ था, लेकिन जो सप्लाई वोल्टेज है दैट इज़ 220 वोल्ट, पोटेंशियल दोनों का सेम है। तो करंट देखो यहाँ पे 0.18 ओम आया और इसका करंट आया 2.2 ओम। तो एक चीज़ ऑब्जर्व करो तुम कि इसमें रेसिस्टेंस क्या 100 ओम है, तो इससे कम है ना, ये 1200 है, सेकेंड केस में 100 ओम है, तो रेसिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को ये अपोज नहीं करेगा उतना ज़्यादा एज़ कंपैरिजन टू फर्स्ट केस। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा अपोज नहीं करेगा, इसका मतलब करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो कैन सी ओवर हियर, ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि पहले केस में 0.18 एम्पियर करंट है और सेकेंड में 2.2 एम्पियर करंट है, मतलब इसमें करंट ईजिली और ज़्यादा फ्लो कर रहा है। करेक्ट? तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे कि द पोटेंशियल फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, अगर सेम पोटेंशियल अगर रहेगा, डिफरेंट रेसिस्टेंस अलाउ डिफरेंट करंट टू फ्लो। अलग अलग रेसिस्टेंस क्या करता है, अलग अलग करंट फ्लो करने देता है इन अ गिवन सर्किट। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। अब क्या है, एक इलेक्ट्रिकल हीटर है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट दिया, मतलब V दे दिया।
V इक्वल टू 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, अब करंट बोला है कि 4 एम्पियर ड्रॉ करा है, तो व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो क्वेश्चन है कि कितना करंट ड्रॉ करेगा जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग 120 वोल्ट कर दें। तो पहली बात तो क्या है, V और I दिया हुआ है, तो इससे रेसिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट, इनिशियल करंट 4 एम्पियर I1, तो रेसिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे। तो रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I, क्योंकि वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा, वो तो फिक्स होगा। आप पोटेंशियल चेंज करोगे तो करंट चेंज कर जाएगा, लेकिन रेसिस्टेंस क्या होगा, फिक्स होगा। अनटिल अनलेस क्या उसका टेम्परेचर इंक्रीज ना करे, लेंथ इंक्रीज करे, एरिया ना इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R इक्वल टू V/I, तो यह आ जाएगा 60/4 दैट इज इक्वल टू 15 ओम। मतलब 15 ओम क्या हो गया, वायर का रेसिस्टेंस हो गया। नाउ अब क्या करेंगे, सेकेंड केस, अब पोटेंशियल को 120 वोल्ट कर दिया गया, रेसिस्टेंस तो 15 ओम में रहेगा, तो करंट क्या निकालते हो, करंट I इक्वल टू V अपॉन I, तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो यू विल गेट 120/15, तो यह जाएगा 8 एम्पियर। तो आई होप इस तरह का न्यूमेरिकल आप लोग से बन जाना चाहिए, राइट। नाउ एक और क्वेश्चन है, दैट इज रेसिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 ओम इज 1 मीटर, सॉरी लेंथ जो है 1 मीटर दिया हुआ है, तो उसका रेसिस्टेंस है 50 ओम। कितने टेम्परेचर पे, 220 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज 1 मिलीमीटर, अगर वायर का डायमीटर को कितना है 1 मिलीमीटर है, तो व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट द टेम्परेचर। तो जो चीज़ पूछा, डाटा दिया पहले उसको लिख लो। तो लेंथ दिया है तो 1 मीटर है, करेक्ट है। रेसिस्टेंस दिया है 50 ओम, ये भी करेक्ट है। उसके बाद टेम्परेचर दिया है, तो टेम्परेचर से रिलेशन आप लोग को पढ़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बताया गया कि टेम्परेचर रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, रेसिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा, बट रिलेशन क्या होता है, तो एक रिलेशन ऐसे देख लो, रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीजिंग टेम्परेचर टू अ पार्टिकुलर वैल्यू, तो R इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी स्क्वायर, ऐसे क्या होता है, ये लिखा जाता है। वेयर R0 क्या होता है, इनिशियल टेम्परेचर, मतलब रेसिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर। सपोज हमने रेसिस्टेंस लिया था R इक्वल टू 10 ओम, किसी वायर का रेसिस्टेंस था 10 ओम, कितना टेम्परेचर पे, तो सपोज 20 डिग्री सेल्सियस पे, इतना पे था। लेकिन सपोज टेम्परेचर बढ़ा के 20 से 40 कर दिए, तब रेसिस्टेंस का वैल्यू तो बढ़ेगा। तो वो कैसे बढ़ता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी स्क्वायर। इस तरह से अल्फा हो जाता है हमारा क्या, इसको बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट, ठीक है, इसको बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट। लेकिन अभी ये सब चीज़ नहीं जानना है, तो इसलिए छोड़ दो, बस एक रिलेशन याद रखा, टी टेम्परेचर होता है, राइट। तो इस तरह से इंक्रीज़ करता है। तो हमारे पास यहाँ क्या क्या दिया हुआ था, रेसिस्टेंस है 50 ओम, लेंथ है 1 मीटर और डायमीटर 1 मिलीमीटर है। तो डायमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ से रेडियस निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। देन हमारे पास क्या दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी पूछा है, दैट इज़ रोहो पूछा है। तो अब रिलेट करो कि डायमीटर दिया है तो एरिया निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, एरिया हो गया, लेंथ हो गया। तो रोहो निकालना है, रोहो निकालना है, तो क्या फार्मूला होता है, तो रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू रोहो L/A। तो यहाँ से रोहो का फार्मूला क्या हो जाएगा, रो का फॉर्मूला हो जाएगा RA/L। तो इसका मतलब इसमें सिंपली पुट कर देना है, वही चीज़ किया गया यहाँ पे, रेसिस्टिविटी को रेसिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ। तो इसको एरिया था पाई R स्क्वायर, अब यहाँ पे पुट कर दिया, रेसिस्टेंस का वैल्यू 50, पाई का पाई, और R रेडियस हम लोग निकाल रखे हैं यहाँ से, तो 1/2 इंटू 10⁻³ मीटर। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना है, यह मिलीमीटर में दिया है, और ऐसा यूनिट क्या होता है, जितने भी डायमेंशन होगा सबका मीटर में होगा। तो यू हैव टू चेंज, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है, रिमेंबर दिस वन। नाउ तब यहाँ पे क्या करोगे, पुट करोगे वैल्यू को, करस्पॉन्डिंग वैल्यू को, तो 50/1, पाई का पाई 1/4 और 10⁻⁻6 हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ से रेसिस्टिविटी कितना आ जाएगा, 12.5 ओम इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, क्लियर। अब यहाँ पे देखो 10⁻⁻6 ओम मीटर है, 10⁻- निगेटिव किसका था, याद है, आपका मेटल और एलॉय का ही था, 10⁻- से 10⁻6 ओम मीटर में, करेक्ट। तो इस तरह से बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन है नेक्स्ट, दैट इज 8 ओम वायर इज डबल्ड ऑन इट। एक 8 ओम का वायर जो है उसको डबल कर दिया गया, मतलब पहले जो भी लेंथ रहा होगा उसका दुगना कर दिया गया है, करेक्ट। कैलकुलेट द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, नया रेसिस्टेंस निकालना है। तो सपोज ये हमारे पास था इनिशियली, मुझे नहीं पता लेंथ, इसका एरिया नहीं रेसिस्टिविटी, तो हम लोग सपोज मान लिया क्या है, लेंथ L था, एरिया A था, रेसिस्टिविटी O था, और इसका जो रेसिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना है, 8 ओम है। तो यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस R इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 8 ओम, जो कि गिवन है इनिशियली, और रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रोहो
L/A दैट इज इक्वल टू 8 ओम। मतलब हम बोल सकते हैं इस तरह से कि रोहो L/A इक्वल टू 8 ओम, करेक्ट, इस तरह से बोल सकते हैं। ये पूरा का वैल्यू है। अब क्वेश्चन में क्या है कि इसके वायर को डबल कर दिया गया है, जो भी पहले डबल्ड ऑन इट, मतलब उसको जैसे कि सपोज ये था, अब इसको उस पर डबल किया गया है, इधर नहीं कि साइड से डबल किया गया है। यहाँ पे लैंग्वेज को पढ़ना इंपॉर्टेंट, डबल्ड ऑन इट है, मतलब इस तरह से क्या किए, ये जो पूरा वायर था इसको यहाँ से फोल्ड करके आधा से इसको ऊपर से डाल दिया गया है, इतने पार्ट को। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, पहले आधा पार्ट और फिर ये नेक्स्ट आधा पार्ट, तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। तो इसका मतलब कि लेंथ जो भी रहा होगा वो आधा हो जाएगा, पहले इतना था तो हाफ हो जाएगा ये, तो L/2 हो जाएगा। और एरिया क्या होगा, दूना हो जाएगा, क्योंकि पहले ये एरिया था, जैसे कि सपोज ये था इतना, और इसके ऊपर एक और डाल देंगे तो एरिया तो पूरा ये ना हो जाएगा, अब इंक्रीज़ कर जाएगा ये वाला, तो इसीलिए 2 ही हो जाएगा एरिया। और रेसिस्टिविटी तो चेंज नहीं करेगा, वो तो रो ही रहेगा, ठीक है। रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया से चेंज नहीं करता है, रेसिस्टेंस चेंज करता है बट रेसिस्टिविटी नहीं करता, रेसिस्टिविटी ओनली टेम्परेचर के साथ चेंज करता है। तो अब इसका जो रेसिस्टेंस लिखेंगे R1, सपोज इसको R1 बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी रोहो इनटू लेंथ। लेंथ अब कितना लिखना पड़ेगा, L/2 अपॉन एरिया, एरिया कितना लिखना पड़ेगा, तो 2A, इस तरह से। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा रोहो L/4A आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 नीचे आ जाएगा, तो रोहो L/4 है। अब इसको क्या करते हैं, 1/4 अलग इनटू ये पूरा रोहो L/A का वैल्यू हमने निकाला था इनिशियली, जो कि 8 ओम था, इनिशियली जो दिया हुआ 8 ओम, तो इसको 8 पुट कर देंगे, तो ये कट के 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि R1 इक्वल टू रोहो L/4A है, तो 4 को बाहर ले लिए नीचे, और रोहो L/A, और रोहो L/A का वैल्यू कितना है 8 ओम, जो इनिशियली मैंने लिख रखा है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये जाएगा 2 ओम, ठीक है। तो इस तरह से जो है आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। और आप लोग को क्या है कि न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम होता है उसको बनाने के लिए फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड गो थ्रू अगेन एंड अगेन अबाउट द फार्मूला, दैट्स यू शुड बी इन योर कीप इन योर माइंड, दिमाग में रहनी चाहिए उस चीज़ को। और जब भी न्यूमेरिकल आए तो क्या करना है आपको कि पहले उसको डाटा क्या क्या दिया उसको पहले क्या करो, लिख लो, और उसका फार्मूला कौन ऐसा है जो तीनों को रिलेट करता है, ऐसा फार्मूला देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अभी के लिए आप लोग का इतना ही ईजी लेवल का क्वेश्चन रहेगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।